बच्चों, आज हम लोग इतिहास में अध्याय 5 महाजनपद काल इसे स्टार्ट कर रहे हैं। यह जो काल था ये 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक रहा है। आप लोग को मैं पहले भी बताई थी ईसा पूर्व क्या होता है। ईसा पूर्व मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय है उसे ईसा पूर्व करके लिखा जाता है। और जो ईसा मसीह के बाद का जो समय है उसमें जो भी घटना घटी है जिस इतिहास से संबंधित उसका अध्ययन जब हम करते हैं तो उसे ईस्वी करके लिखा जाता है। तो ये ईसा मसीह के जन्म के पहले का है, इसलिए इसको ईसा पूर्व करके लिखा जाता है। तो इसका समय जो है 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक ये जो महाजनपद काल जो था ये रहा है। तो यहाँ पर हम लोग महाजनपद काल क्या है इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। भारत में 600 ईसा पूर्व अर्थात आज से लगभग 2600 वर्ष पहले के काल को मतलब क्या बताया जा रहा है कि जैसे कि 600 ईसा पूर्व बोल रहा है तो 600 ईसा पूर्व हमको कैसे पता चलेगा। जैसे आज के समय का अगर हम सन को देखेंगे तो उसके हिसाब से हमको नहीं समझ में आएगा। तो उसके हिसाब से अगर देखते हैं कि ये 600 ईसा पूर्व वर्ष पहले का यहाँ पे बता रहा है तो 600 ईसा पूर्व अर्थात क्या बोल रहा है कि आज से लगभग 2600 वर्ष पहले के काल को 2600 वर्ष पहले के काल को महाजनपद काल कहा जाता था। यहाँ स्पष्ट हो गया कि 600 ईसा पूर्व मतलब क्या होता है जो 2600 ईसा पूर्व 2600 वर्ष पहले का जो समय था वह महाजनपद काल कहलाता था। इस काल के भारत में यानी कि भारत के बारे में बता रहे जो इस समय जो भारत था यहाँ पर क्या अनेक छोटे बड़े राज्य और गणराज्य बने। राज्य और गणराज्य आप लोग पिछले पाठ में पढ़ चुके हो। इस समय अनेक नए धार्मिक विचारों की भी शुरुआत हुई। धार्मिक विचार तो आप लोग समझते हो, धर्म से संबंधित हम लोग हमारे भारत देश में जो है अनेक धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। तो इस समय क्या हो रहा था यहीं से धर्म के बारे में बताया जा रहा है कि अनेक नए धार्मिक विचारों की शुरुआत हुई। साथ ही खेती, व्यापार, उद्योग धंधे एवं नगरों का भी विकास हुआ। और इसी समय जो है लोग जो है खेती, व्यवसाय, व्यापार, उद्योग धंधे ये तो करने लगे थे, साथ में नगरों का भी यहाँ पर क्या हो रहा था विकास होने लगा था। इसी प्रकार राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में भी इस काल में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए। समाज में और जो राजनीतिक जो कार्य था उसमें भी बदलाव देखने को इस काल में मिलता है। ये बदलाव किस प्रकार के थे और किन कारणों से आए इस पाठ में हम जानने की कोशिश करेंगे। पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि गंगा यमुना नदियों के मैदान में खेती होने लगी थी तथा वहाँ कई जनपद बन गए थे। हम लोग पढ़े थे ना गंगा नदी, यमुना नदी, सतलज, झेलम इन नदियों के किनारे सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था, है ना। तो यहाँ पर जो है कई जनपद जो है बने थे। अब उन्हीं में से हम लोग यहाँ पर देखते हैं महाजनपद। ये महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। धीरे धीरे इन जनपदों का तेजी से विकास होने लगा। जो यहाँ पर बताया जा रहा है ना कि गंगा यमुना नदियों के मैदान में खेती होने लगी थी तथा वहाँ कई जनपद बनने लगे थे। इससे पहले हम लोग पढ़े थे सिंधु सभ्यता के बारे में। तो वैसे ही गंगा यमुना नदियों के किनारे के मैदान में जो खेती का कार्य होने लगा था। खेती का कार्य होगा तो लोग जो है स्थायी रूप से रहने लगेंगे और स्थायी रूप से रहने लगेंगे तो क्या होगा वहाँ पर जो है लोगों का जब समूह इकट्ठा होगा तो धीरे धीरे करके वो जनपद बनने लगे। और यही धीरे धीरे इन जनपदों में तेजी से विकास होने लगा। उनमें तेजी से विकास हुआ। गंगा यमुना के उपजाऊ मैदान में फसलें अच्छी होती थी। आप लोग जानते ही हो कि नदी के किनारे का मैदान जो होता है बहुत ही उपजाऊ होता है और उपजाऊ होने के कारण से वहाँ पर फसलें जो हैं बहुत अच्छी होती हैं। इसी के कारण से क्या होता है नदियों के किनारे लोग जो है अधिक मात्रा में बसने लगते हैं। तो यहाँ पर जो सभ्यता जो विकसित हो रही थी जनपदों का यहाँ पर विकास हो रहा था, यही कारण था कि वे नदियों के किनारे अच्छी खेती होने से अच्छी फसलें उनको मिलती थी, अच्छी पैदावार होती थी, जिसके कारण से जनपदों का यहाँ पर विकास होने लगा था। दक्षिण बिहार मतलब कि आज के समय में वर्तमान झारखंड क्षेत्र में मिलने वाली खनिजों जो आज के समय में जो झारखंड है वहाँ पर क्या है विभिन्न प्रकार के खनिज जो हैं पाए जाते हैं। अभी के समय में भी वहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज जो हैं पाए जाते हैं।
तो उस समय जो है उसको दक्षिण बिहार कहा जाता था। मुख्य रूप से यहाँ पर लोहा, जो ये झारखंड है यहाँ पर मुख्य रूप से लोहा पाया जाता था। लोहे से क्या होता था कि औजार एवं हथियार बनाए जाने लगे। पुराने समय से जो है लोहे का जब लोहा जो है ये खनिज के रूप में हमें प्राप्त हुआ, तो इससे औजार और हथियार में बना करके इसका उपयोग किया जाने लगा। इससे इस क्षेत्र में के जनपदों की शक्ति बढ़ी तथा यहाँ उद्योग धंधों का भी विकास हुआ। जैसे कि लोगों के पास में आप लोग जानते ही हो कि एक बिना हथियार वाला व्यक्ति होगा और एक हथियार वाला व्यक्ति होगा, मतलब जिसके पास हथियार होगा और जिसके पास में कोई हथियार नहीं होगा। तो शक्तिशाली तो वही होगा ना जिसके पास में हथियार होगा, क्योंकि अगर मान लो जिसके पास हथियार नहीं, वो अपने बल से जब तक लड़ने की क्षमता रखता है तब तक लड़ेगा, लेकिन जिसके पास में हथियार रहेगा वो अपने बल का भी प्रयोग करेगा और हथियार का भी प्रयोग करेगा, तो उसकी शक्ति जो है बढ़ जाएगी। इसी के कारण से क्या हो रहा था कि जब ये लोग जो है लोहे से क्या करने औजार और हथियार बनाने लगे थे, तो इससे जनपदों की शक्ति जो है बढ़ गई थी और उद्योग धंधों का भी विकास होने लगा था, क्योंकि इसमें से केवल हथियार ही नहीं बनाए जाते थे, ऐसे औजारों का भी प्रयोग किया जाता था जिस बनाए गए जिन औजारों का उपयोग जो है उद्योग धंधों में होने लगा था। उद्योग धंधों के विकास के साथ यहाँ नगर भी बसने लगे। वे अपनी ताकत और आय बढ़ाना चाहते थे। परिणाम यह हुआ कि कुछ शक्तिशाली जनपदों ने दूसरे जनपदों को जीत लिया। अब देखो शक्तिशाली जनपद कौन होगा, जिसके पास में अच्छी शक्ति होगी, जिनके पास में औजार हथियार होगा, है ना, जिनके उद्योग धंधे अच्छे विकसित होंगे, मतलब आर्थिक रूप से जो संपन्न होगा वो शक्तिशाली होगा। तो ऐसे शक्तिशाली जनपदों ने क्या किया, जो दूसरे जनपद थे उनको जीत लिया, यानी कि उस पर आक्रमण कर दिया। जैसे कि पुराने समय में क्या होता था हम लोग भारत देश जो है लंबे समय तक गुलाम रहा है उसमें, और इस गुलामी का कारण क्या हुआ था, अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया था। वैसे ही यहाँ पर पुराने समय से ये चीज़ चला आ रहा है कि जो जनपद थे शक्तिशाली जनपद जो है कमजोर जनपद, यानी कि जो कमजोर जनपद थे उस पर युद्ध करके उसको जीत लिया, और इन्हीं शक्तिशाली और बड़े जनपद को महाजनपद कहा गया। महाजनपद यानी कि जनपद की यानी कि दो जनपदों में जब आपस में युद्ध होता है और जो जीता हुआ जनपद होता है वह महाजनपद कहलाता है। महाजनपद कहलाने का कारण क्या होता है कि जीता हुआ जनपद भी उसके जनपद में मिल जाता है, इस कारण से वह महाजनपद बन जाता है। इसके बाद देखते हैं, इस प्रकार 600 ईसा पूर्व के भारत में अनेक जनपदों और महाजनपदों का उदय हो चुका था। इनमें से कुछ राजतंत्र एवं अन्य गणतंत्र शासन वाले थे। राजतंत्र थे। अब यहाँ पर देखो क्या बता रहा है, 600 ईसा पूर्व यानी कि 2600 वर्ष पहले के बारे में बता रहे हैं कि भारत में अनेक जनपदों और महाजनपदों का उदय हो चुका था। जनपद भी हो गए थे और महाजनपद, यानी कि जनपदों में यानी कि युद्ध होता था और जो जीत जाता था वो महाजनपद बन जाता था, इनका उदय हो चुका था। इनमें से कुछ राजतंत्र और कुछ अन्य गणतंत्र शासन वाले थे, यानी कि जो जनपद और महाजनपद थे कहीं पर राजतंत्र था और कहीं पर गणतंत्र शासन था। उसी समय की बातें बताने वाले ग्रंथों के अनुसार उन दिनों पूरे भारत में 16 महाजनपद थे। यहाँ पर पूरे भारत की बात बता रहा है कि पूरे भारत में जो है 16 महाजनपद थे। ये सभी महाजनपद प्रभावशाली थे। इन महाजनपदों में से अंग, काशी, कौशल, मगध आदि में राजतंत्र शासन की व्यवस्था थी। राजतंत्र आप लोग जानते हो जहाँ पर राजा का शासन होता है, यानी कि राजा के बाद में उसकी संतान जो होती है वो उसका उत्तराधिकारी होता है, उसे हम राजतंत्र शासन व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था में क्या बता रहा है कि शासन जो है राजा द्वारा किया जाता था। इसमें राजा का पद वंशानुगत होता था, यानी कि वंशानुगत किसे कहते हैं, राजा के मरने के बाद उसका बेटा जो है राजा बनता था, इसको वंशानुगत कहा जाता है। तो आप लोग अब जान गए होंगे कि जनपद किसे कहते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं, लेकिन वज्जी यानी कि वैशाली, साक्य यानी कपिलवस्तु, मल्ल आदि महाजनपदों में गणतंत्र शासन की व्यवस्था थी। जैसे कि राजतंत्र शासन व्यवस्था बताया गया अंग, काशी में, वैसे इन जो स्थानों के नाम बताए जा रहे हैं वो वहाँ पर क्या था, महाजनपदों में गणतंत्र शासन की व्यवस्था थी। गणतंत्र शासन व्यवस्था में शासन एक ही वंश के पुरुषों की एक सभा के द्वारा किया जाता था। राजतंत्र में क्या होता था, राजा होता था और राजा के बाद में उसका बेटा जो है राजा बनता था। लेकिन गणतंत्र में क्या होता था
कि शासन व्यवस्था में शासन एक वंश के पुरुषों की एक सभा के द्वारा, एक वंश और उसी वंश के जितने भी पुरुष होते हैं उनकी सभा के द्वारा किया जाता था। यह सभा अपने सदस्यों में से किसी एक को कुछ समय के लिए राजा चुन लेती थी। मतलब एक वंश का कोई भी जितने भी पुरुष होते थे उसी में से ये एक व्यक्ति को जो है राजा चुन लेती थी। राजा का यह पद वंशानुगत नहीं होता था, है ना। जैसे कि राजतंत्र में वंशानुगत होता था, वैसे ही यहाँ पर गणतंत्र जो है उसमें वंशानुगत नहीं होता था। गणतंत्र के अंतर्गत आने वाले दूसरे वर्ग के लोग, महिलाएं, दास, व्यापारी आदि का शासन चलाने में कोई योगदान नहीं लिया जाता था। और गणतंत्र के अंतर्गत यानी कि गणतंत्र शासन में क्या बताया जा रहा है कि जो दूसरे वर्ग के लोग होते थे, यानी कि गणतंत्र में यहाँ पर ये बताया गया कि जो शासन व्यवस्था जो होती थी, शासन के एक वंश के जितने भी पुरुष होते थे उनका समूह के उनका सभा होता था और उसी में से किसी एक व्यक्ति को राजा चुना जाता था। लेकिन जो राजा चुना जाता था उसका पद जो है वंशानुगत नहीं होता था। अब क्या बताया जा रहा है कि गणतंत्र के अंतर्गत आने वाले दूसरे वर्ग, यानी कि गणतंत्र के अलावा यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो जैसे कि ये राजा का वर्ग था, है ना, और उसके अलावा दूसरे वर्ग के जो लोग होते थे, महिलाएं होती थी, दास होते थे, व्यापारी होते थे आदि का शासन चलाने में कोई योगदान नहीं लिया जाता था। गणतंत्र शासन की यह व्यवस्था कुछ छोटे गणतंत्रों में बहुत लंबे समय तक चलती रही। और ये जो शासन व्यवस्था थी गणतंत्र शासन में बहुत लंबे समय तक चली। मगर वज्जी जैसे कुछ महत्वपूर्ण गणराज्यों का अंत मगध जैसे शक्तिशाली राज्यों के साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण हो गया। यहाँ पर देखो वज्जी भी जो था वहाँ पर भी गणतंत्र शासन था, लेकिन क्या हुआ कि मगध जैसे शक्तिशाली राज्यों के साम्राज्य विस्तार कब होता है कि एक शक्तिशाली राज्य जो है जब दूसरे राज्य पर आक्रमण करके उस पर जीत हासिल कर लेता है तो अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेता है। इस प्रकार से वज्जी का जो है यहाँ पर गणतंत्र शासन जो थी वो समाप्त हो गई। किस कारण से कि मगध का शक्तिशाली राज्य की साम्राज्य विस्तार नीति के कारण से। ठीक है, तो यहाँ तक अब आप लोग को समझ आ गया क्या होगा, आगे के क्लास में हम लोग आगे का पढ़ेंगे।